हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सी चैंग की जो शादी थी ना वो फिक्स हो चुकी थी, सभी लोगों के उसमें हामी भर चुकी थी और अब वक्त था कि शादी कब की जानी है इस बात के बारे में बात करने का। हर कोई जानता है कि जो लान वांगजी और लैन सिजन है, दोनों ही अपनी एक शादी से भाग चुके थे और देखा जाए तो ये पहली शादी टूट चुकी है और इसके बाद अगर दूसरी शादी में भी देरी की जाए तो ये कुछ ज़्यादा सही सा नहीं लग रहा था। ऐसा मैडम यू के दिमाग में विचार आया था। मैडम यू के दिमाग में विचार तो आया था, साथ ही साथ उन्होंने इसको अब सबके सामने लेके आने का भी सोच लिया था। इसलिए उन्होंने तय किया था कि वो सबके सामने आज ही शादी का प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है उसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि उन्हें शादी कब कर लेना चाहिए। हर कोई वहाँ पे सिर्फ शादी की बात कर रहा था कि ये जोड़ी सही है गलत है, पहले जो जोड़ी बनी है वो कैसी है। तो तभी मैडम यू फिर से अपनी सीट से उठते हुए महाराज की तरफ बो डाउन करते हुए फिर से उनसे बात करने की, अपनी बात को सबके सामने में रखने की अनुमति लेती है। महाराज भी इस वक्त बहुत अच्छे ख्यालों में थे, बहुत अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने भी मैडम यू को आसानी से परमिशन दे दी। वैसे तो महाराज वैसे भी बहुत अच्छे थे, जो कि हर किसी की बात को आसानी से और नॉर्मल तरीके से सुन लिया करते थे। मैडम यू ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए उन्होंने डायरेक्टली सबके सामने ये बोल दिया कि मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सी चैंग की शादी हो जानी चाहिए, यानी कि लैन सी चैन और जैन चैंग दोनों की ही शादी अगले एक हफ्ते में हो जानी चाहिए। मैडम यू के मुंह से ये सेंटेंस निकला ही था कि तभी लैन चिरेन फिर खुद से काबू खो चुका था और मैडम यू को जवाब देने का उसके अंदर एक इच्छा हो रही थी। तो तभी वो अपनी सीट से उठते हुए मैडम यू को जवाब देता है, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम और उसे अपने घर पे नहीं रखना चाह रही हो? तो तभी मैडम यू उसे आंसर करते हुए बोलती है, मैं अगर चाहूँ तो मेरे बेटे को और साथ ही साथ मेरे जमाई को भी ताउम्र अपने घर में पाल सकती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे मिलके तुम्हारे नाक में दाम कर दें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरा छोटा बेटा भी यहाँ आ जाए। कम से कम जो काम मैं और सैरन कभी नहीं कर पाए वो हमारे बेटे कर दें। आखिरकार हम दोनों हमेशा से यही चाहते थे कि तुम हमेशा परेशान रहो, और अगर वो हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरा छोटा बेटा भी जल्दी से यहाँ पे आए और तुम्हारा जीना हराम कर दे। भले ही ये बात अलग है कि लैन चिरैन ने ये बात सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए बोली थी, लेकिन मैडम यू ने जो बात बोली थी ना वो सच में बोली थी। जब वो स्कूल टाइम में थे तब भी लैन चिरैन का जो बिहेवियर था ना इतना ही अड़ियल था। वो चाहे कितने भी दोस्त बना ले फिर भी उनके साथ नेचर उसका एक ही रहता था, एकदम स्ट्रिक्ट वाला, रूल रेगुलेशंस उसको, मतलब हर एक चीज़ में परफेक्टनेस उसे चाहिए ही चाहिए होती थी। इसलिए मैडम यू और कांग से सेरन दोनों ही जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे इस इंसान की वजह से, क्योंकि क्लास में एक यही इंसान था जो टीचर से इन लोगों की शिकायत किया करता था, यानी कि वो क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे नहीं रह रही हैं, कैसे इनको रहना चाहिए, हर एक चीज़ में इसको दखल अंदाजी करनी ही होती थी। और तब से ही लेके अभी तक मैडम यू और लैन चिरैन दोनों के ही बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। हालांकि कांग्से शेरन थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ चुकी थी और अब मतलब वो थोड़ा बहुत खुद को इस सब से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैडम यू ने कभी भी लैन चिरैन के सामने हार मानने की कभी नहीं सोची थी। और आज जब उसको मौका मिल रहा था कि लैन चिरैन को मुंह तोड़ जवाब दे तो वो दे भी रही थी। जितने भी सीनियर सिटीजन के लोग वहाँ पे थे वो हर कोई जानता था इस बात को कि मैडम यू और लैन चिरैन दोनों के ही बीच में किस तरीके की बकवास होते रहती थी, किस तरीके से वो एक दूसरे को क्रॉस टॉकिंग किया करते थे, हमेशा कट ऑफ किया करते थे। मतलब उन दोनों की ज़्यादातर कभी बनी नहीं, किसी भी मैटर में एक जैसी राय उन दोनों की कभी नहीं आई, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन एक दूसरे से एग्री होना तो उन्होंने कभी नहीं सीखा था। और अगर इस वक्त भी वो इस बात को छोड़ देते हैं, ऐसे ही इन दोनों को ही बात करने देते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, और जिसको बाद में संभाल पाना शायद इन लोगों के हाथ की बस की बात भी ना रहे। इसलिए जैन फेंगमियान और क्लैन लीडर लैन दोनों ही बीच में कूद गए थे और
अब इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लगे थे। एक तरफ जैन फेंगमियान थे जो अपनी बीवी को बोल रहे थे कि प्लीज़ चुप हो जाओ, दूसरी तरफ क्लैन लीडर लैन थे जो कि अपने भाई को बोल रहे थे कि हम इस बारे में आराम से बात करेंगे और मुझे भी मैडम यू का जो प्रपोज़ल है, जो उनकी एडवाइस है, उस पर ध्यान देने में या फिर उसको मान लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के बाद ही लैन सिचेन और जैन चेंग दोनों की ही शादी हो जाए तो अच्छी बात है। इस बात पे लैन चिरेन और भी ज़्यादा चिढ़ चुका था, क्योंकि देखा जाए तो क्लैन लीडर लैन उसके भाई हैं, एटलीस्ट उसको एक बार तो उससे सपोर्ट करना चाहिए ना। उसे तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई उसकी इज्जत करता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं वो ये सब कुछ बोलने वाला भी था, लेकिन उससे पहले ही क्लैन लीडर लैन उसको कट ऑफ करते हुए बोलते हैं कि हम लोग बाद में बात करेंगे, आराम से तुम्हारे जो विचार हैं उनको भी सुनेंगे, लेकिन अभी अगर यहाँ पे शादी की बात चल रही है और अगर मैडम यू ने प्रस्ताव रखा है कि 1 हफ्ते के बाद ही इन लोगों की शादी हो जानी चाहिए, तो हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। लैन चिरेन को लग रहा था जैसे उसको तो उठा के एकदम साइड रख दिया गया है इस सारे मैटर से, उसके यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। दूसरी तरफ जैन फेंगमियान थे जो कि मैडम यू को ये बोल रहे थे कि एटलीस्ट उन्हें उसके जो मतलब हम लोग कॉलेज बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उस टाइम का जो टाइम था उसको बीच में क्यों लेके आ रही है। तब से लेके अभी तक वो बस लैन चिरेन से जोड़ते आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रहा है, रूल रेगुलेशंस के साथ रहा है, और यहाँ तक कि अगर वो खुद उसे परेशान नहीं कर पाए उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके, तो अब वो अपने बच्चों को बीच में लेके आ रही है कि उसके बच्चे जाके उसको परेशान करेंगे। प्लीज़ इस सारे मतलब ये जो बिना मतलब के, बिना सर पैर के तुम्हारे रीज़न है ना, उनको यहीं पे छोड़ दो। तो मैडम यू अब जैन फेंगमियान को अपने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलती है, पहली बात, मैंने यहाँ पे अगर शादी की बात की है तो ऑफकोर्स सी बात है, वो एक वैलिड है, एकदम वैलिड बात है। मैंने यहाँ पे कोई भी इनवैलिड बात नहीं की है। अगर इस इंसान को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो डायरेक्टली उनकी बात इसने मतलब 1 हफ्ते के बाद शादी की बात इसलिए की थी क्योंकि पहली शादी यहाँ पे टूट चुकी है, और अगर हम दूसरी शादी में भी देर करेंगे तो लोग न जाने किस टाइप की बातें करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जानी चाहिए। एटलीस्ट मैंने जो सबके सामने बोला कि क्राउन प्रिंस हमारे जैन चेंग को पसंद करते हैं, तो इस बात पे हर किसी को भरोसा हो जाएगा। सिंपल सी बात इस इंसान को समझ में नहीं आती है तो ऑफकोर्स सी बात है मैं तो उल्टी सीधी बात करूँगी ही ना। लेकिन बहुत देर तक एक दूसरे को समझा लेने के बाद फाइनली इस माहौल को यहाँ पे शांत किया गया, और फाइनली ये डिसीजन भी ले लिया गया कि ठीक है 1 हफ्ते के बाद ही इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। हर कोई बेचारा पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुका था। दिन भर पहले उन लोगों के गुम होने की बात, उसके बाद ये जो जिन जिशन बीच में आया था यानी को प्रपोज करने के लिए, तो उसका टेंशन, उसके बाद म्यान और वैनकिंग की शादी का टेंशन, मतलब इसकी वजह से बहुत कुछ वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते चलते सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इस वक्त वो सोना भी चाहते थे। तो तभी जो जिन सेक्ट के मेंबर्स यानी कि क्लैन लीडर जिन थे, उन्होंने यहाँ पर से इस सभा को छोड़ने की बात वहाँ पे कही और सबको ये भी अनाउंस कर दिया कि कल सुबह ही वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैडम यू को फिर से इसमें परेशानी हो गई, क्योंकि उनका सोचना ये था कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, तो ऑफकोर्स सी बात है उनकी बेटी को भी थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटी को अपने साथ रोकते हुए बोला, मुझे लगता है कि यानी को कुछ दिन मेरे साथ रुकना चाहिए, एटलीस्ट हम हमारे बेटे की शादी के लिए कुछ तैयारियां कर सकें। तो तभी क्लैन लीडर लैन फिर से उनको कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी हमें शादी की तैयारियां हमारे ही यानी कि लैन सेक्ट में ही करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि जितने मेहमान यहाँ पे रह चुके हैं उन सभी को यहीं पे रहना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद जब वापस आना ही है तो अभी जाके क्या ही फ़ायदा हो जाएगा वहाँ से आने का, और वहाँ जाने का और आने का ही टाइम तुम लोगों के पास हो पाएगा। इससे अच्छा है कि सभी लोगों को यहाँ पे रुक ही जाना चाहिए। इस बात पे कहीं ना कहीं हर कोई वहाँ पे एग्री भी था, लेकिन जो डिसएग्री था वो था जिन जिशन, क्योंकि वो बेचारा अभी तक अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर ही नहीं पाया था, जिसके सपने बहुत दूर दूर तक जा रहे थे यानली के साथ। उस बेचारों
उस बेचारे के सपने तो बिल्कुल ऐसे चूर चूर कर रहे थे ना ये लोग मिलके, कि उस इंसान को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी शादी की फर्स्ट नाइट है और बेचारे यहाँ पे सभा में बैठा हुआ है, मीटिंग में बैठा हुआ है। और तो और उसकी सास और भी महान, जो अब उसकी बीवी को उसके साथ रखने की बात कर रही है। यार उसकी नई नई शादी हुई है, एटलीस्ट कुछ टाइम तो उसको उसके हस्बैंड के साथ रहने दो ना। वो मन ही मन में ये सब कुछ बात बोल रहा था, लेकिन कर क्या सकता था, उसके साले की शादी थी। और अगर साले की शादी में वो कोऑपरेट नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो साला उसका क्या बनाएगा वो अच्छे से जानता है। इसलिए उसने यहाँ पे चुप रहना ही सही समझा। रात के लगभग 12 बज चुके थे जब जाके इन लोगों की सारी समस्याएं ख़त्म हुई और अब सभी लोग अपने अपने कमरों में जाने के लिए तैयार भी थे। जिन जिशन के तो बेचारे सपने टूट चुके थे, क्योंकि किसी दूसरे के घर में अपनी सुहागरात तो वो क्या ही मना पाता, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल करना ही इस वक्त सही समझा। दूसरी तरफ लैन जावांग जी और विंग आज दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से कि एक तो विंग को इस बात की श्योरिटी मिल चुकी थी कि वांग जी की लाइफ में उसके अलावा कोई और नहीं आने वाला, और वांग जी को इस बात से खुशी थी कि फाइनली वो विंग को ये रियलाइज़ करा पाया कि उसकी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। तो आज वो अपनी लाइफ भी बहुत अच्छे से, मतलब अपनी नाइट भी बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाले थे। हाँ, लवी डवी होके नहीं, मतलब कडलिंग वगैरह ये सब करके। हर कोई अपने अपने रूम्स में चले गया था और जैन चैंग भी जो रूम उससे असाइन हुआ था उसमें आराम से बैठा हुआ था। उसे अभी किसी बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि टेंशन तो उसके रूम में चल के आ रही थी। और लगभग कुछ ही मिनट्स के बाद उसने उसके रूम में दस्तक भी दे दी थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने लैन सिचैन खड़े थे और वो झट से फटक के उस दरवाजे को वापस बंद करने वाला था, लेकिन लैन सिचैन उसके दरवाजे को पटकने से पहले ही अंदर आ चुका था और वहाँ पे जाके वो आराम से बेड में बैठ भी चुका था। जैन चैंग तो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मुझे सोना है, लेकिन लैन सिचैन अपने ही घर में बाहर क्यों निकलेगा भैया, चाहे वो किसी भी रूम में चले जाए, क्राउन प्रिंस है, वो कहीं भी जा सकता है। और यही बात उसने जैन चैंग को बोली भी थी। तो जैन चैंग बोलता है, अच्छा तुम कहीं भी जा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम किसी के भी रूम में घुस जाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसका रूम है, इस वक्त यहाँ पे कौन रह रहा है। यहाँ पे एक ओमेगा रह रहा है, क्या तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट की भी कोई चिंता नहीं है, उसकी इज्जत की, उसके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। तो तभी लैन सिचैन थोड़ा सा नोटे होके बोलते हैं, क्या तुम भूल गए हो अभी अभी हमारी शादी तय हुई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मेरे होने वाले पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो तभी जैन चैंग चिढ़ते हुए बोलता है, 1 मिनट, पहली बात मैं अभी तुम्हारा पार्टनर हुआ नहीं हूँ। इसके आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले ही लैन सिचैन उससे कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, 1 मिनट, तुम कहीं शादी से भागने की कोशिश तो नहीं करने वाले हो ना। तो तभी जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है, नहीं, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि शादी से ही भाग जाऊँगा। मुझे क्या, तुम्हें क्या लगता है शादी से भाग जाना ही हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। तो तभी लैन सिचैन दोबारा क्वेश्चन करते हुए बोलते हैं, तुम अगर भागने वाले नहीं हो तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इस बात को उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसे बोला था जैसे कि वो खुश होके और सामने से अब जो आंसर आएगा उसको सुनने के बाद और भी खुश हो जाएंगे, ऐसे वाले अंदाज में बोला था। तो तभी जैन चैंग बोलता है, मैंने तुमसे शादी के लिए कभी भी इस लिए हामी नहीं भरी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, वो तो मेरी फैमिली ने शादी फिक्स कर दी तो मैंने शादी मतलब हाँ बोल दिया। लैन सिचैन बोलते हैं, शादी तो तुम्हारी बहन के साथ भी मेरी फिक्स हुई थी, तो तुम क्यों डिस्परेटली मेरी और अपनी बहन की शादी को तोड़ना चाहते थे। तो तभी जैन चैंग बोलता है, तुम्हें पता है मेरी बहन इतनी सीधी है, वो बेचारी तो तुम्हारे जैसे नालायक इंसान को समझ भी नहीं पाती, तुम तो बस उसे परेशान करते रहते और कुछ नहीं। जैन चैंग का ये बोलना ही था कि लैन सिचैन बोलता है, तो तुम अपने आप को क्या सीधा नहीं समझते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम खुद ही खुद को एक अड़ियल इंसान समझते हो। तो जैन चैंग बोलता है, नहीं मैं अड़ियल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो तो बस मेरे पेरेंट्स ने शादी फिक्स कर दी तो इसलिए मैं शादी के लिए मान गया। लैन सिचैन को ये बात तो पता थी कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सामने उसका बैठा हुआ ओमेगा होने वाला जो उसका पार्टनर है उसको भी अब आराम की ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होते होते बेचारी की ब्यूटी में थोड़ी सी खराबी आ जाए, यानी कि डार्क सर्कल्स हो जाए। इसलिए उसने वहाँ से उसको थोड़ा सा और टीस किया थोड़ी देर और जाते जाते बोल के गया,
तुम चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, इसीलिए तो तुमने अपनी बहन की शादी मेरे से नहीं होने दी। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहते थे। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे के पास जब पहुंचे थे तो वहां से मुड़ते हुए एक फ्लैंक किस जैन चैंग की तरफ फ्लाई कर दिया। जैन चैंग ने जैसे ही ये देखा तो वो और भी ज्यादा चिढ़ चुका था। उसने अपने बेड से एक कुशन लिया और फेंकते हुए जेओजुन के पीछे फेंक दिया। वो बात अलग थी कि जब तक वो जेओजुन को लगता तब तक जेओजुन रूम से बाहर आके दरवाजा बंद कर चुके थे। और दूसरी तरफ जैन चैंग अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने ही हाथों को टाइटली बंद करके निकाल रहा था। लेकिन जब 5 से 10 मिनट निकल चुके थे तो तब उसको भी कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा स्ट्रेंज तो लगी कि जब जेओजुन की शादी अनाउंस हुई थी उसकी बहन के साथ तो वो दिल से चाहता था कि उसकी बहन की शादी टूट जाए, लेकिन इस वक्त उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो हो रहा है सही ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके दिल भी यही चाहता था। दूसरी तरफ उसको इस बात का जहाँ पे दुख होना चाहिए था कि वैन किंग की शादी हो गई है, वो भी किसी और के साथ, लेकिन उसको तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लेकिन खुद को समझाते हुए बोलता है मे बी ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वैन किंग ने कभी उसके तरफ को कोई भी अफेक्शंस नहीं दिखाए, कोई भी एक्शंस नहीं लिए उसके उस बर्ताव के ऊपर जो उसको दिखाता था, यानी कि अपने लवी डेवी नेचर को जब वो वैन किंग को दिखाता था तो वैन किंग कोई भी ध्यान नहीं देती थी, कोई भी भाव उसको नहीं देती थी। तो उसको लगा कि शायद ये उसी की वजह से है। लेकिन फिर वो सोच में पड़ गया यार कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उसे प्यार करता था तो उसकी शादी से मुझे दुख तो होना चाहिए था, एटलीस्ट एक बार के लिए ही सही। मुझे ऐसा तो लगना चाहिए था ना कि इनकी शादी कैसे हो गई। लेकिन जब उनकी शादी की अनाउंसमेंट हुई, जहाँ पे हमें पता चला कि इन लोगों की शादी हो गई है, तो भी मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने ये न्यूज़ अभी पहले नहीं सुनी है। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही उन दोनों की शादी फिक्स थी और हमें पता चल रहा है कि शादी हो गई। वो अपने दिमाग में जोर देने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आखिरकार जिस चीज़ से उसे फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि जब वो इस बारे में सोच रहा है कि उसकी शादी जेओजुन से 1 हफ्ते के बाद होने वाली है, तो उसको अपने पेट के अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं। वो बेचारा अपने अंदर उठ रहे ऐसे सवालों के ना आंसर खुद को दे ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो बेड में लेट चुका था इन सब कुछ सोचते सोचते ही वो सो भी चुका था। और अब ये उठने वाला है अगले दिन, तो हम भी अगले पार्ट को अब अगले दिन ही अपलोड करेंगे। तो चलिए हम आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। एक्चुअल में यहाँ पे मेरी भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क का इशू चल रहा था, मे भी सभी के वहाँ पे चल रहा होगा, क्योंकि मेरी सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, अभी तक उसमें मतलब बहुत कम व्यूज़ आए हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद सभी की जगह पे आज नेटवर्क का इशू चल रहा था। होप आप लोग ये चीज़ समझेंगे। और इस बारे में वैसे तो मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आती है कि आप मतलब लेट अपलोड करते हो, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो समझ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।